अगर इंसान के पास कोई भी परेशानी होती है, छोटी मोटी परेशानी हो, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए एक पुलिस का सहारा लेती है। ज़रा सोच लीजिए, अगर वही पुलिस वाला खुद परेशानी में पड़ जाए और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ ऐसा षड्यंत्र रचे जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत जो ज़िंदगी होती है आगे चलकर बड़ी खूबसूरत तरीके से बीते, लेकिन उसके हिसाब से उसके प्लान कामयाब ना हो पाए, तो ज़रा सोच के देखिए उसके साथ आगे क्या हो सकता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक इंसान का ही रक्षक होता है जो अपने ही परेशानी को दूर करने के लिए एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है, लेकिन उसी प्लान में वह खुद फंस जाता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों के साथ जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अमरोहा, और ठीक उसी में एक रजबपुर थाना पड़ता है, और ठीक उसी का ही सकरपुर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब इधर नरेंद्र कुमार, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास ही होती है। उनकी पत्नी होती है बालेश देवी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। लेकिन इधर नरेंद्र कुमार और साथ में बालेश देवी के टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग अब 13 साल के आसपास ही होती है। लेकिन नरेंद्र की जो अपनी पत्नी होती है, इधर बालेश देवी एक सरकारी कर्मचारी होती है, और उसी कर्मचारी के नाते जो होता है, इधर बालेश के पति जो होता है अपना खुद नरेंद्र, और साथ में उसके तीनों बच्चों का बेहतर तरीके से पालन पोषण हुआ करता था। लेकिन समय के हिसाब से इधर बालेश के जो शारीरिक बदलाव होते हैं वह होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो शरीर होते हैं काफ़ी सारी बीमारियों का घेरा बन जाता है। और इसी को लेकर इधर नरेंद्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और तभी अपनी पत्नी के कुछ दवाई लेने के लिए अपनी पत्नी की उस समय राय मशवरा लेता है, और लेने के बाद अपने ही शहर नजीबाबाद में एक डॉक्टर के यहाँ अपनी पत्नी को ले जाता और वहीं दिखाता है। डॉक्टर उसको पूरी तरह से भरोसा दिला देते कि तुम्हारी पत्नी को जल्द से जल्द राहत हो जाएगा। अब हर बार डॉक्टर के पास जो था नरेंद्र अपनी पत्नी इधर बालेश को वहीं ले जाना और ले आना शुरू कर देता है। वहाँ से कोर्स चलना जब शुरू हो जाता है, तो इधर उस पत्नी को भी लगने लग जाता है हमारी तबीयत में जल्द जल्द सुधार हो जाएगी। लेकिन तभी 27 सितंबर अब साल 2019 का ही अब दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर नरेंद्र जो होता है अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए नजीबाबाद के लिए जाने के लिए अब तैयारी कर लेता है। अपनी पत्नी से इजाज़त लेकर अब बच्चों से उसी समय मुलाकात कर वहाँ से तो निकल जाता है। लेकिन यहाँ तक कि शाम का टाइम हो जाता है, दोबारा नरेंद्र घर लौटकर नहीं आता है। इधर अब बालेश देवी जो होती है परेशान हो जाती है, तुरंत मोबाइल निकालती है, अपने पति के मोबाइल नंबर पर अब कॉल कर देती है, और जब कॉल करती है तो मोबाइल नंबर जो होता बंद बता देता है। बड़े चम्मे पड़ जाती है कि आखिर हमारा अपना जो पति होते हैं वह रह कहाँ गए। उनका मोबाइल तो घर पर तो था, तो मौके पर फुल बैटरी चार्ज पड़ा हुआ था, आखिर उनका मोबाइल बंद कैसे हो सकता है। और बालेश यही सोच कर परेशान हो जाती है, तो उसी वक्त अपनी बड़ी बेटी को खबर देती है, और इधर अपने ही ससुर को भी खबर दे देती है। अब जैसे ही खबर पाते उसी समय अचंभे में पड़ जाते कि आखिर बालेश रह कहाँ गया। शाम का टाइम होने के नाते सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि हो सकता है अपने यार दोस्तों के साथ कहीं नरेंद्र रुक गया होगा।
तो वह सुबह तक वापिस ज़रूर आ जाएगा। अब यही सब सोच साझ कर इधर बालिश के पूरे परिवार वाले जो होते हैं मौके पर खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब 12 बजता है दोबारा बालिश जो है अपने पति के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, फिर बंद बता देता है। कई बार रात भर में कॉल करते सुबह का टाइम हो जाता तब भी अब बालिश लौट कर नहीं आता, जिसकी वजह से इधर बालिश के परिवार वालों में पूरी तरह से नरेंद्र के बारे में इस चीज़ की जानकारी पाकर अफरा तफरी मच जाती। आखिर नरेंद्र कहाँ रह गया। इधर नरेंद्र के भी जो अपने पिता होते हैं समरपाल सिंह, वह भी काफ़ी तरह से अपने हिदायत की तरह से अपने बेटे के बारे में जानकारी लेने के लिए लग जाते हैं। तलाशी करते करते लगभग यहाँ तक कि 8 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन नरेंद्र जो होता है अपने घर लौट के नहीं आता है। अब इधर समरपाल के अपने कुछ रिश्तेदार होते हैं समरपाल को एक राय मशवरा देते हैं, और देने के बाद समरपाल अपनी बहू जो होती है अब इधर बालिश को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद तुरंत रजापुर थाने पहुंच जाते हैं। अब वहां के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह होते हैं, उन्हीं के सामने अब इधर समरपाल सिंह अपने बेटे नरेंद्र के बारे में एक एक जानकारी देते हैं, और जानकारी देने के बाद इधर सत्येंद्र सिंह जो होते हैं उनके बेटे नरेंद्र की गुमशुदगी के का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और अपने हिसाब से अब तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। इधर पूरे परिवार वाले भी नरेंद्र के मिलकर काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन तब भी कहीं अता पता अब नहीं चलता है। तो थाना प्रभारी जो होते हैं सत्येंद्र कुमार उसी वक्त एक टीम गठित करते हैं। टीम गठित करने के बाद इधर खुद जो होता है आके बालिश देवी के घर पहुंचते हैं। पूरे परिवार वालों से अब नरेंद्र के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं। वहीं पर बालिश देवी भी होती है। थाना प्रभारी अब सरेंद्र सिंह उधर बालिश देवी से भी पूछताछ करने के लिए करीब जाते हैं, पूछताछ शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते हैं, क्या तुम्हारे पति का नरेंद्र का किसी के साथ दुश्मनी था या पहले का मान लो लेना देनी हो? अगर तुम्हें किसी पर भी शंका हो अनहोनी वाला तो एक बार आप हमें उसके सामने नाम लेकर दिखा दीजिए। उसके बारे में जो कार्रवाई करेंगे आप कभी सोच नहीं पाएंगे। बालिश देवी जो होती है थाना प्रभारी के सामने बड़ी हिम्मत जुटाती है। कहने लग जाती कि साहब हाँ, हमारे पति के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाली एक खूबसूरत उन्हीं की प्रेमिका है रूबी सिंह, जो ठीक है मुरादाबाद में ही काशी रामनगर पड़ता है, उसी नगर में ही रहने वाले एक यूपी सिपाही होते हैं। अब योगेश की जो तैनाती हुई साहब मौके पर ठीक बिलारी थाने में ही उनकी तैनाती लगी हुई है। थाना प्रभारी कहने लग जाते हैं, तो आखिर रूबी का और तुम्हारे पति का कब से अफेयर चल रहा है? यह बात जैसे ही बालिश सुनने के बाद कहने लग जाती कि साहब अफेयर तो है ही, और साथ में रूबी का ही अपने मकान मालिक यानी कि यूपी पुलिस के जो सिपाही होते हैं साहब इधर योगेश के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध चल रहे हैं। योगेश का ही रूबी के साथ घूमना फिरना होता है, लेकिन जब हमारे पति की जो नज़र होती है रूबी के ही प्रेमी योगेश पे पड़ता है तो उसी को लेकर हमारे पति और साथ में योगेश के बीच साहब कई बार झगड़े तकरार हुए हैं। इसीलिए हमें शंका हो रहा है कि साहब हमारे पति के साथ अगर कोई भी अनहोनी मान लो हुआ होगा तो उस अनहोनी का जो कारण है खुद रूबी और उसका अपना आशिक योगेश ही है। पुलिस की टीम जो होती है अब इधर बालिश देवी की कुछ बात सुनती और सुनने के बाद जो होता है पूरा का पूरा जो शंका होता है रूबी को ऊपर बैठा देते और बैठाने की वजह से पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए सबसे पहले नरेंद्र कुमार के मोबाइल नंबर को जांच पड़ताल के लिए सर्विलांस टीम के पास भेज देती है। लेकिन कुछ ही घंटे लगते हैं, तभी इधर नरेंद्र के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकल के आ जाता है। और जब CDR डिटेल के निकल के आ जाता है तो उसी मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर दिखाई देता है, जिस अनजान नंबर पर घटना वाले दिन लगभग 5 मिनट बात हुए थे। पता चलता वह अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है बल्कि खुद नरेंद्र की ही अपनी प्रेमिका रूबी का होता है। लेकिन जब पुलिस इधर रूबी के मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है रूबी का जो मोबाइल नंबर होता है, जो लास्ट लोकेशन होता है मौके पर वही जाकर मुरादाबाद के ही काशी रामनगर में होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो वही रूबी है जिस पे इधर पूरी तरह से
वाले से इंजाम लगा रही है। लेकिन पुलिस की टीम इधर अब रूबी के मोबाइल नंबर को सीडीआर के लिए भेजवा देती है। सीडीआर डिटेल भी निकल के आ जाता है। पुलिस के सामने पता चलता है कि ठीक है, रूबी के मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर होता है, जिस नंबर पर रूबी के द्वारा उस नंबर पर बार बार कॉल किए गए होते हैं। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती है, पता चलता हुआ नंबर किसी अनजान व्यक्ति का नहीं होता है, बल्कि रूबी के ही अपने ही मकान मालिक यानी योगेश का। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम गंवाए उधर वहाँ रजबपुर के जो थाना प्रभारी होते हैं अब सत्येंद्र सिंह फ़ोन करते हैं अब योगेश के पास। और जब फ़ोन करते हैं तो योगेश से बात करना शुरू कर देते, कहने लग जाते हैं कि योगेश, अगर तुम जहाँ भी कहीं हो तो इसी वक्त बिना टाइम गंवाए रजबपुर थाने में आ जाओ। यह बात दूसरी तरफ जैसे ही योगेश सुनता है तो एक बार सर से रह जाता है, कहने लग जाता है कि साहब बता दीजिए क्या काम है, क्योंकि इस समय जो होता है हम अपने थाने बिलारी थाने में मौके पर ड्यूटी पर हैं और हम आ नहीं सकते। लेकिन इधर थाना प्रभारी का जब दबाव अब योगेश देखता तो सन सा रह जाता, उसी वक्त फैसला लेता और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए और रजबपुर थाने में पहुंच जाता है। वहीं थाना प्रभारी सत्येंद्र जो होते हैं योगेश से जब पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम क्या इधर अब नरेंद्र को जानते हो। लेकिन जब यह बात सुनता है, सुनने के बाद कहने लग जाता कि साहब हाँ, हम तो नरेंद्र को जानते हैं कि साहब यह तो हमारा अपना किराएदार है जो काफ़ी दिनों से हमारे ही कमरे में रह रहा है। लेकिन साहब उसको हम देख रहे हैं, लगभग 2 हफ्ते के ज़्यादा वक्त बीत गया है, अभी तक वह हमारी नज़रों के सामने नहीं पड़ा है। थाना प्रभारी यह बात जब सुनते हैं योगेश के द्वारा सुनने के बाद उनके चेहरे में एक भनक सी लग जाती कि आखिर देखो योगेश किस तरह हमें अपनी बातों में उलझा रहा है। उसकी बातों को सुनते भी कहने लग जाते कि हमें पता है कि तुम्हारा जो होता है रूबी के साथ क्या चल रहा है और रूबी है कौन। यह बात जैसे योगेश सुनता कहने लग जाता है कि साहब हमारा और रूबी के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। भले ही रूबी का ही अपना प्रेमी है नरेंद्र, और नरेंद्र के अलावा जो होता है रूबी का कोई और आशिक नहीं है। लेकिन यह बात थाना प्रभारी के मन में घर कर जाता कि बस करो योगेश हमारे सामने पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। पुलिस की टीम वहाँ योगेश से काफ़ी सारे सवाल भी करती है, लेकिन योगेश जो था पुलिस को अपने पुलिसिया सवाल में भी उलझा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के थाना प्रभारी बड़े चमे पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने काफ़ी सारे सबूत पड़े हुए थे, जिसकी वजह से थाना प्रभारी उसी वक्त योगेश को ही थाने में ले जाकर अपने सिपाहियों की तरह बंद करवा देते हैं, फिर अपने काम पे चले जाते हैं। तभी वहाँ के थाना के इंचार्ज होते हैं, उन्हीं के सामने योगेश जाता कहने लग जाता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ के जो इंचार्ज होते कहने लग जाते हैं कि हमें पता है कि आपने क्या किया है, क्योंकि आपके जो हितकारी है वह भी हम इस चीज़ की जानकारी दे चुके हैं। यह बात सुनने के बाद योगेश वहाँ के इंचार्ज की बातों में उलझ जाता है, समझ जाता कि बस करो, हमें पता है पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। यही सब सोच समझकर वहाँ अपने आप को वहीं पर योगेश काफ़ी असहाय समझता है। लेकिन जैसे ही अब शाम का टाइम होता है उसी वक्त इधर थाने में दोबारा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अपना पुलिसिया अंदाज दिखाते हैं, 1-2 बात पूछने के बाद जो होता है योगेश पुलिस के सामने टूट जाता है, कहने लग जाता कि साहब हमने इन्हीं हाथों से नरेंद्र कुमार की बेरहम तरीके से हत्या अपने 2 दोस्तों और साथ में साहब अपनी प्रेमिका रूबी सिंह के ही साथ मिलकर की है। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी सुनते एकदम सन्न से रह जाते हैं। अब सन्न से रहने के बाद बिना टाइम गंवाए उसी वक्त इधर योगेश से पूछने लग जाते कि आखिर जो होता है कि इस समय नरेंद्र का डेड बॉडी कहाँ है। योगेश पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब हमारा जो थाना पड़ता है बिलारी और उसी का ही गांव लगता है अमरपुर काशी, उसी गांव के ही रहने वाले हमारे साहब अपने 2 दोस्त हैं, उन्हीं के घर के सामने साहब एक कुआं है, उसी कुआं में ही हमने ले जाकर नरेंद्र कुमार के बॉडी को डंप किया है। यह बात जैसे ही सत्येंद्र सिंह सुनने के बाद उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अपने बड़े अधिकारी को दे देते हैं, और देने के बाद बिना टाइम गंवाए इधर योगेश को अपने कस्टडी में लेने के बाद ठीक बिलारी थाने में पहुंच जाते हैं। और लेकिन जैसे पहुंचते हैं तो वहां के जो सिपाही होते हैं अपने ही थाने में इधर योगेश के हाथ में हथकड़ी देखते बड़े सी चौंक सी जाते हैं।
उनके मन में काफ़ी सारे सवाल घूम पड़ते हैं। सवालों का जवाब उन्हें बड़ी जल्दी से मिल जाता है। फिर वही सिपाही जो होते खुद जाकर इधर योगेश को अपने कचड़े में लेते, फिर उन्हीं के साथ मिलकर जो अमरपुर काशी पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सही में उसी गांव के करीब में एक कुआं होता है, उसी कुएं के करीब ले जाते हैं और उस कुएं की खुदाई जो था कुछ मजदूरों द्वारा किया जाता है। लगभग 25 फीट से ज़्यादा गड्ढा खोदा जाता है गहरा। तभी उसी में एक कंकाल रहित डेड बॉडी मिलती है, कपड़ा होता है। लेकिन वहीं पर इधर नरेंद्र की अपनी पत्नी भी होती है, इधर बालेश और देवी, और साथ में नरेंद्र के अपने पिता होते हैं समरपाल सिंह। और जैसे ही कपड़े को देखते हैं, हाथ में हथकड़ी को देखते तुरंत वहीं पर दोनों चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि यही नरेंद्र कुमार का डेड बॉडी है। पुलिस की टीम वही बॉडी का पंचनामा भरते और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन तभी अब इधर योगेश के द्वारा पता चलता कि यह जो कुआं है ठीक है उसका जो अपना करीबी दोस्त है वीरपाल और साथ में सैनिक का ही मकान है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जाती है, उन्हीं घर में दावा बोल देती है और दोनों मिल जाते हैं। पुलिस की टीम दोनों को धर दबोचती हुआ भी थाने लाती है। लेकिन पुलिस की जीप थाने में आकर इधर वीरपाल और साथ में सैनी और साथ में योगेश की जो अपनी प्रेमिका होती है और दूसरी तरफ नरेंद्र की जो अपनी प्रेमिका होती है, जो रिश्ते में उसकी पति की तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहा होती है। लेकिन पुलिस के सामने जब रूबी और तीनों मिलकर सच्चाई रखते से सुनने के बाद लोगों का कलेजा दोता है, एकदम थर्रास आ जाता है। असल में इधर नरेंद्र और साथ में बालेश देवी की जो शादी होती रीति रिवाज के तहत है, साल 2003 में ही एक धनौरा का ही एक नेकपुर गांव पड़ता है। उसी गांव की रहने वाली बालेश होती है, देखने में खूबसूरत भी होती है, पढ़ी लिखी थोड़ी बहुत होती है। अब बालेश की जो शादी होती है अब जाकर इधर नरेंद्र से हो जाता है और नरेंद्र को अपनी खूबसूरत ज़िंदगी में पाकर बालेश देवी काफ़ी खुश रह जाती है। समय के हिसाब से जब इनकी ज़िंदगी का जो जरिया होता है दिखने लग जाता, भागने लग जाता, समय बीतते बीतते कई साल का जब वक्त बीत जाता है, तभी इसी बीच नरेंद्र और साथ में रूबी के बीच टोटल अब 3 बच्चे भी हो जाते, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा हो जाता। लेकिन नरेंद्र का अपने ही एरिया के ही एक सांसद होते हैं, जो पूर्व होते हैं सांसद, उन्हीं के साथ नरेंद्र का काफ़ी उड़का बैठका भी होता है। उड़का बैठना होने के नाते जो था नरेंद्र का उनके साथ काफ़ी मान सम्मान मिला करता था। लेकिन इन्हीं पूर्व सांसद का खुद का अपना एक जो होता है मेला रेस्टोरेंट होता है, जो ठीक गजरौला में होता है। उसी रेस्टोरेंट पे जो रोडवेज बसें होते हैं जो दिल्ली में आना जाना लगा रखती है, उन बसों का वही रेस्टोरेंट पे कुछ देर ठहराव भी होता है। लेकिन उसी रेस्टोरेंट में जाकर एक खुद का अपना जनरल स्टोर चलाने वाला होता है यही नरेंद्र ही। नरेंद्र वहाँ जनरल स्टोर खोलकर साथ में अपनी दुकान की देखभाल भी करता, उसी की वजह से ठीक ठाक पैसे भी कमा लेता और जब भी मौका पाता रेस्टोरेंट की देखभाल करने के लिए वहाँ जितने भी मजदूर होते हैं उनके साथ भी लग जाया करता था। अब लगने की वजह से वहाँ भी उसको कुछ मुनाफा हो जाता था। मुनाफा की वजह से इधर यही सब उसका कर्म धर्म देखकर पूर्व सांसद जो होते हैं अब नरेंद्र से काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुश होने की वजह से उसको अपने बॉडी गार्ड की तरह अपने इर्द गिर्द भी मंडराना शुरू करवा देते हैं। लेकिन जब नरेंद्र को लगने लगता कि हमारी ज़िंदगी इन्हीं की वजह से सौर रही है, तो अपने पूरी हालचाल जो होता है इधर पूर्व सांसद के सामने कभी कभी जाकर वह बयान भी कर दिया करता था। वहाँ काफ़ी मान सम्मान भी मिलने लग जाता। तभी घटना से मात्र इधर 11 साल पहले जो होता है नरेंद्र के ही उसी जनरल स्टोर पे एक आकर खूबसूरत युवती खड़ी हो जाती है और जब खड़ी होती है तुरंत ही उसके जो पैर होते हैं जाकर रेस्टोरेंट के अंदर बढ़ जाते हैं, अंदर जाती है। वहीं पर बैठकर तुरंत ही सबसे पहले वहाँ की जो फेमस खीर होती है उसकी मांग करती है। फिर कहती है हमारे लिए दाल रोटी लाया जाए, मखनी लाया जाए, यह मांग करती है और वही लेकर अपने हाथ में एक ट्रे के साथ है नरेंद्र पहुँच जाता है। लेकिन खूबसूरत जब युवती को देखता है नरेंद्र तो दीवाना सा हो जाता है। लेकिन जब उस लड़की का नाम पता चलता है, उस लड़की का जो नाम होता है रूबी सिंह, जो ठीक है मुजफ्फरनगर के ही रहने वाली होती है। उसके अपने टोटल 2 भाई होते हैं,
दोनों भाइयों में सिर्फ रूबी इकलौती बहन होती है, लेकिन उसका जो अपना बड़ा भाई होता है वह गजरौला में उसका अपना खुद का ससुराल होता है और उसी ससुराल में जाकर अपना निवासा बना लेता है। लेकिन बनाने के बाद जो होता है उसका अपना छोटा जो भाई होता है वह भाई ठीक जाकर अपने परिवार को जिम्मेदारी को जब समझता है तो पंजाब कमाने धमाने के लिए अब निकल जाता, वहीं कमाने लग जाता है। लेकिन समय के हिसाब से उसका जो बड़ा भाई होता है, इधर रूबी की जो शादी होती है, शादी तौर तरीके से जाकर वहीं पास ही हसनपुर गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला उमेश अग्रवाल होता है। और रूबी की शादी जाकर इधर उमेश अग्रवाल के साथ तो हो जाती है, लेकिन रूबी के जो अपने पहनावे तो जो चाल चलन होते हैं उसके पति के हिसाब से उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, जिसकी वजह से रूबी अपने पति की कदमों पर नहीं चल पाती। और इधर उमेश और साथ में रूबी के बीच झगड़े तकरार जब शुरू हो जाते, रूबी परेशान हो जाती तो हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ने के लिए फैसला भी ले लेती और छोड़कर अपने भाई के पास उसी गजरौला के ही मकान में आ जाती, वहाँ रहने लग जाती है और रहने के बाद अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए भी लग जाती है। तो रूबी एक दिन अपने भाई की बातों में आकर उसी मेला रेस्टोरेंट में पहुँचता है और जैसे पहुँचता है तो पहुँचने के बाद नरेंद्र की जो नज़र होता है रूबी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ता है और वहीं रूबी से दोस्ती का हाथ बढ़ा लेता है। बढ़ाने के बाद उसका मोबाइल नंबर लेता है। फिर उसी दिन से दोनों का मिलना जुलना भी अब जारी हो जाता है। जारी होने के बाद दोनों के बीच सारी हदें पार करते हुए खुद जो था नरेंद्र जिस रेस्टोरेंट में काम किया करता था उसी रेस्टोरेंट में जाकर एक दिन संबंध इधर रूबी से बना लेता है और संबंध का जो सिलसिला होता है यह बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो जानकारी होता है यह जानकारी जाकर रूबी अग्रवाल के ही अपने ही ससुराल वालों को पता चल जाता है। और जब पता चलता है, क्योंकि अभी तक रूबी का अपने पति उमेश अग्रवाल से तलाक तो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रूबी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब जी सके। जब रूबी के ससुराल वालों को पता चलता है तो उसी वक्त रूबी को उस होटल पे जाने के लिए रोकना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूबी जो होती है उसी वक्त अपने ससुराल वालों के घर पहुंच जाती है, खुद अपने पति को धमकी देते हुए कहने लग जाती है कि आज से हमारा जो पति है बल्कि उमेश अग्रवाल नहीं है, बल्कि हमारा पति वही नरेंद्र कुमार सिंह है। यह बात जैसे ही रूबी के ससुराल वाले जब सुनते हैं, सुनने के बाद एकदम सदंग से रह जाते हैं और वहीं रूबी अपने ही ससुराल वालों से झगड़े तकरार करती है। फिर वहीं गजरा अपने भाई के पास चली जाती है। लेकिन जब भी नरेंद्र से मुलाकात करना होता रूबी का तो नरेंद्र के ही बुलावे ठिकाने पर वह पहुंच जाती। पहुंचने के बाद दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है अब जाकर नरेंद्र की अपनी जो पत्नी होती है, अब इधर भालेश को जब लगता है, लगने के बाद भालेश देवी जो होती है एकदम सन्नाटे से रह जाती है और उसी वक्त जाती है इसकी जो सूचना होता है अपने ही ससुर अब समरपाल सिंह को दे देती है। समरपाल सिंह खबर पाते हैं, पाने के बाद अपने बेटे इधर नरेंद्र को काफ़ी समझाते बुझाते हैं। लेकिन नरेंद्र जो होता है रूबी के प्यार में इस तरह दीवाना हो जाता है, ना अपनी पत्नी भालेश देवी की बात सुनता है, ना अपने पिता समरपाल सिंह की बात सुनता है। उसको तो बस रूबी ही अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो चाहिए, उसके बच्चे उसके आगे कुछ नहीं दिखाई देते हैं। समरपाल यही सब देखकर काफ़ी ज़्यादा और परेशान हो जाते। परेशान होने की वजह से अपने थाने राजापुरा में जाते हैं और जाने के बाद अपने बेटे के बारे में पुलिस को पूरी सच्चाई बता। पुलिस की जो टीम होती है इधर रूबी के ही ससुराल वालों को बुला लेती है और रूबी भी आती है। पुलिस की टीम दोनों को समझाती बुझाती, लेकिन रूबी जो होती है पुलिस के सामने धड़धड़ा कर कहने लग जाती है कि हमारी ज़िंदगी में अगर हमारा कोई पति है तो वह सिर्फ यही नरेंद्र है। पुलिस की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ काफ़ी लोग अचंभे पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी रूबी जो होते हैं अपने ससुराल वाले से लड़ झगड़ बैठती है। रूबी के ससुराल वाले जो होते हैं अपने ही गांव में जाकर पंचायत जुटा देते हैं। लेकिन रूबी के अपने परिवार वाले जो होते हैं खुद रूबी के खिलाफ तो होते हैं, लेकिन रूबी जो होती है कतई अब इधर नरेंद्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से पंचायत वाले हार मान लेते हैं और नरेंद्र इधर रूबी को लेकर ठीक गजरौला में ही चला जाता है। वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर अपना और साथ में रूबी का तौर ठिकाना बना लेता है। लेकिन जब भी कभी नरेंद्र घर आता
तो बालेश देवी जो होती है इधर अपने पति के साथ झगड़े तकरार जरूर करती हैं, हिदायत भी देती है कि रूबी का साथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की जो ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद तो हो ही जाएगी। लेकिन बालेश के कहने के बाद भी नरेंद्र के कान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर नरेंद्र अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रूबी के प्यार में इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि उसके साथ रहने का फैसला भी ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूबी के ससुराल वालों को जब पता चलता है कि लिव इन रिलेशन में अब जो होता है रूबी इधर नरेंद्र के साथ रह रही है, तो अभी काफ़ी दंग रह जाती है। इधर उमेश अग्रवाल जो होता है अपने ही थाने गजरौला में जाता है और जाने के बाद इधर खुद नरेंद्र के ऊपर जो होता है जाकर मुकदमा दायर करवा देता है। लेकिन इधर पुलिस की जो टीम होती है जाती है, रूबी को तो अपनी कस्टडी में लेती है और दोनों के ऊपर मुकदमा भी चलाना शुरू कर देती है। लेकिन मुकदमे के तहत जो होता है नरेंद्र 3 महीने के लिए जेल के सलाखों में पहुंच जाता है। रूबी को तो वहां से छोड़ दिया जाता है, लेकिन रूबी इधर आकर अपने ही मायके में रहकर अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे 3 महीने तो काटती है। लेकिन 3 महीने बाद जब नरेंद्र जेल से छूटता है, तुरंत ही आकर अपने ही घर वालों के खिलाफ हो जाता है और इधर बिना टाइम गंवाए अब रूबी के साथ रहने के लिए हामी भर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो होता है रूबी के ही उसी गजरौला के कमरे में बिताया करता था। रूबी भी इधर नरेंद्र को पाकर काफ़ी खुश हो जाती है। अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से रूबी बिताने लग जाती है। ऐसे बीतते बीतते लगभग जब काफ़ी सालों का वक्त बीत जाता है, तो नरेंद्र जो होता है इधर रूबी को अपने साथ लेता है, क्योंकि उसको पता होता कि हमारी पत्नी का इधर यहाँ गजरौला में काफ़ी आना जाना होता है। और उसी से छुटकारा पाने के लिए नरेंद्र रूबी को साथ लेकर तुरंत का तुरंत अब बिना टाइम गंवाए मुरादाबाद के ही काशीराम नगर पड़ता है, वहीं जाकर एक कमरे का किराया है। लेकिन उस कमरे का जो मालिक होते हैं वह मालिक कोई और नहीं होते बल्कि यूपी पुलिस के एक सिपाही होते हैं योगेश। योगेश जो होता है इधर अब जाकर नरेंद्र को वह कमरा तो देते हैं और नरेंद्र जो होता है रूबी के साथ वहीं अपनी खूबसूरत प्रेमिका इधर रूबी के साथ वक्त बिताना लग जाता है। लेकिन नरेंद्र का जो होता है वहाँ सिपाही योगेश से चलकर धीरे धीरे दोस्ती हो जाता है। दोनों को एक साथ शराब की महफिल में जमना शुरू हो जाता है। अब सुबह सुबह जो होता है नरेंद्र अपने काम के लिए इधर उधर निकल जाया करता था, लेकिन योगेश की जब नज़र जाकर एक दिन रूबी के चेहरे पर पड़ती है, पड़ने की वजह से उसकी खूबसूरती का दीवाना भी हो जाता। धीरे धीरे ना जाने कब इधर रूबी और साथ में योगेश के बीच प्रेम संबंध भी बन जाते और संबंध का जो सिलसिला होता है यह बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन रूबी के सामने जब पहली बार योगेश ने प्रेम का इजहार किया था तो उसी समय कह चुका था कि अभी तक हम कुंवारी भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी अभी तक शादी नहीं होती है। लेकिन सच तो यह था कि इधर योगेश जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा था। उसकी अपनी पत्नी जो होती है अपने ससुराल मेरठ में अपने एक बच्चे के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ योगेश कैसे न तैसे कर रूबी के गलतफहमी का फ़ायदा उठाकर अपनी बातों में ले लेता है और अपने ही संबंधों को जो सिलसिले होते हैं चलाना शुरू कर देता। ऐसे चलते चले जब कई महीनों का वक्त बीत जाता है, इसकी खबर जाकर नरेंद्र को लगता सनस रह जाता है। उसी समय जाता है रूबी से पूछताछ करता है, लेकिन उसके बातों में कुछ अनहोनी वाली बात सुन दिखाई देती है, जिसकी वजह से इधर नरेंद्र रूबी का पिटाई कर देता है। लेकिन उसी वक्त योगेश भी पहुंच जाता है। जब पहुंचता है रूबी के बचाव के लिए कहने लग जाता कि हाँ, आज से तुम हमारा जो रास्ता है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, यह कमरा भी तुम छोड़ दो, क्योंकि इस कमरे में सिर्फ हमारी प्रेमिका ही रूबी ही रहेगी, इसके अलावा तुम रहोगे नहीं। लेकिन नरेंद्र जो होता है योगेश से एक तनिक भी कम नहीं होता है। वह योगेश को अपने ही नीचे दिखाने के लिए वहीं बार बार मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर देता है। योगेश जो होता है नरेंद्र की धमकी सुनकर एक बार जमीन पड़ जाता है, सोचता है दूरी बना ले, लेकिन रूबी के प्यार को देखकर हरगिज़ पीछे हटना नहीं चाहता था। और इसी को लेकर नरेंद्र और साथ में योगेश के बीच दिनों दिन झगड़े तकरार होने शुरू हो जाते हैं। और जब झगड़े तकरार होने शुरू हो जाते हैं इधर रूबी भी समझ लेती है कि लग रहा है अब योगेश के साथ हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है, क्योंकि नरेंद्र जो होता है इधर आकर हर रोज़ योगेश के ऊपर दबाव मारकर चला जाता है। लेकिन योगेश जो होता है कभी पीछे हटने वाला नहीं होता, क्योंकि वह एक तो यूपी पुलिस वाला होता है। लेकिन हद तो तब गुजर जाता तो एक दिन नरेंद्र खुद पहुँचता है कि अगर तुम हमारी प्रेमिका रूबी का साथ नहीं छोड़ोगे योगेश, तो समझ लो इसकी जो सूचना होता है यह सूचना जाकर हम बड़े सिपाही कर्मी को दे देंगे। यह बात सुनकर योगेश एकदम सनस रह जाता, क्योंकि अगर सिपाही तक खबर जाएगी तो यह बात जानकारी लगने के बाद तो हमारा
रिटायर होना पूरी तरह से संभव बन जाएगा, जिसकी वजह से यही बात सुनकर और सोचकर इधर योगेश और रूबी दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा तोड़ निकाले कि इस चीज़ की जानकारी जो होता है, यह जानकारी कभी पुलिस के कान में पहुँचे ना, और साथ में हमेशा हमेशा के लिए हमारे मुसीबतों को जो रास्ता बन रहा है, यह रास्ता खुद नरेंद्र को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा सके। तो उसी वक्त रूबी जो होती है खुद योगेश को एक सलाह देते, क्यों ना अपने प्रेमी यानी कि अपना हमारा जो करीबी पति है, यही नरेंद्र को हमेशा हमेशा के रास्ते हटा दो। यह बात जब सुनता है योगेश तुरंत ही अपनी प्रेमी का रूबी के बात में आ जाता। आने के बाद दोनों उसी दिन से प्लान बनाते, लेकिन घटना से मात्र 2 महीने पहले जो होता है, इधर योगेश खुद जाता है रूबी के कमरे में। जब पहुंचता देखता वहीं नरेंद्र बैठा हुआ। नरेंद्र को देखकर योगेश बड़ा खुश हो जाता, कहने लग जाता है कि दोस्त हमें माफ़ करने में, तुम्हारी ज़िंदगी में हमने ऐसे रंगा डालकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर ली है, क्योंकि हम नहीं चाहते अब हमारी वजह से तुम्हारी और रूबी की ज़िंदगी ख़राब हो। अब इसीलिए हमारा जो तबादला है, यह तबादला अब जाकर दूसरे इलाके में हो चुका है और हम कुछ ही दिनों बाद दूसरे इलाके में चले जाएंगे। इसके बाद तुम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी बड़े ही ऐशो आराम से जीना। नरेंद्र जब यह बात सुनता है, सोचने लग जाता है कि चलो आज तो यह भला तो हमसे छूटा है, और नरेंद्र उसी दिन योगेश से दोस्ती बनाना शुरू कर देता है। योगेश भी यही मंशा होती है कि जल्द से जल्द नरेंद्र से दोस्ती बनकर अपने काम को अंजाम दिया जाए, और दोनों की जो महफिलें होते हैं दोबारा ही चलना शुरू हो जाता है। लेकिन नरेंद्र अपने पारिवारिक कला की वजह से इधर रूबी से दूरी बनाना भी शुरू कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही गांव समय बिताने लग जाता है, और जब भी मुलाकात करना होता है तो रूबी के पास चला आता है, क्योंकि नरेंद्र को भरोसा हो जाता है कि अब योगेश से रूबी के साथ छोड़ चुका है। लेकिन रूबी के साथ मुलाकात होता है योगेश का कभी कम नहीं होता है। लेकिन जब नरेंद्र को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारी पत्नी अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है, तो अपनी पत्नी को योगेश के कमरे में छोड़ देता है। लेकिन योगेश के साथ मिलकर रूबी सड़न को काम करने के लिए इधर लग भी जाती है, और तभी योगेश को भी समझ में आ जाता है कि अब हमारा काम जो होता है लग रहा है आसान होने वाला है। लेकिन इसी बीच योगेश का ही अपना करीबी दोस्त होता है सोमपाल, और साथ में सैनी। बिलारी का ही अमरपुर काशी गांव होता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। इधर सोमपाल और साथ में सैनी को जाकर योगेश एक एक बात बता देता है, और बताने के बाद सोमपाल और साथ में सैनी उसके ही प्लान में शामिल हो जाते हैं और काम करने के लिए लग जाते हैं। और तभी ठीक 27 सितंबर साल 2019 का ही अब जैसे ही सुबह का टाइम होता, उसी वक्त इधर रूबी खुद नरेंद्र के पास फ़ोन करती है, कहने लग जाती तुम कहाँ पर हो, हमें तुम्हारी आज बहुत ही ज़रूरत है, तुम इसी वक्त हमारे कमरे पर आ जाओ। लेकिन इधर जब नरेंद्र बात सुनता कहने लग जाता है कि हम अपनी पत्नी की दवाई लेने के लिए बिजनौर का जो नजीबाबाद पड़ता है वहीं पर जा रहे हैं। जब यह बात रूबी सुनती है, कहने लग जाती है तब हमारे पास कब आओगे। तो यह बात नरेंद्र सुनकर कह देता है, क्यों ना तुम एक काम करो, रीवा ही आ जाओ और वहीं से हम दोनों बस पकड़ेंगे। बस पकड़ने के बाद तुरंत का तुरंत हम दोनों बिजनौर निकल जाएंगे, फिर तुम्हारे तौर ठिकाने पर पहुंच जाएंगे अपनी पत्नी का दवा लेकर। यह बात जब रूबी सुनती उसी समय हामी भरती। हामी भरने के कुछ ही घंटे बीतते हैं, और जैसे पर इधर रीवा के ही बस स्टैंड पर पहुँचता है नरेंद्र, तो देखता वहीं पर पहले से ही रूबी खड़ी होकर इधर नरेंद्र का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही उधर बस में चढ़ते हैं, बस में चढ़ने के बाद दोनों एक जगह पर बैठते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं और बिजनौर बस स्टैंड पे उतर जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर उतरते हैं तो देखते हैं एक बाहर कार खड़ी है, और उसी कार में ही योगेश खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही योगेश को इधर नरेंद्र देखता तो पहचान लेता है कि अरे या तो रूबी का ही मकान मालिक है। योगेश जैसे ही पहली नज़र में नरेंद्र को देखता कहने लग जाता है कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। वह कह देता कि हम तो मुरादाबाद जा रहे हैं। यह जब सुनता है, सुनने के बाद योगेश कह देता है कि हमें भी वहीं चलना, लेकिन हाँ हमें अपने गांव एक रिश्तेदार उन्हीं के यहाँ रुकना पड़ेगा। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद वही रूबी होती कह देती है कि ठीक है हमें भी अपने कार में बैठा लो। लेकिन इधर उन दोनों का प्लान को कभी भी नरेंद्र समझ नहीं पाता और रूबी की बातों में आ जाता है। लेकिन जब उस कार में जाता देखता है कि पिछली वाले सीट पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे हुआ, कोई और नहीं होता बल्कि वीरपाल और साथ में सैनी होते हैं, जो उस प्लान का हिस्सा होते हैं, और उसी कार में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो होता है इधर योगेश खुद ड्राइविंग करना शुरू कर देता और कार चलाते चलाते नूरपुर मुरादाबाद मार्ग पर चढ़ जाता है।
उसी मार्ग पर जब चढ़ता है, कुछ घंटे का सफ़र तय करता है, तो बीच रास्ते में एक होटल पड़ता है। उसी होटल पर मिलकर इधर चारों जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं। लेकिन वहीं पर योगेश जो होता है अपने ही जेब में रखे हुए कुछ शराब की पैक निकालता, लेकिन जो पैक होता है एक एक कर कर इधर नरेंद्र को लगवा, जिसके वजह नरेंद्र काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है और नरेंद्र को ले जाते हैं। वहीं कार होता है, उसी कार में बैठा देते हैं और कार में चारों बैठ जाते हैं चलाना। इधर खुद योगेश शुरू कर देता। चलाते चलाते जब देखता है पूरा रात का सन्नाटा हो चुका, तो रास्ते में अपनी गाड़ी रोकता है और वहीं पर गला दबाकर नरेंद्र की हत्या कर देता है। लेकिन नरेंद्र को जब देखते पूरी तरह से मौत गरीब में सो चुका है, तो सोचते क्यों ना नरेंद्र के बॉडी को टॉर्च टकीने से ठिकाने लगा दिया जाए। और तभी इधर सैनी जोता करने लग जाता है। ठिकाने लगाने के लिए हमें कोई ऐसी जगह देखना पड़ेगा जहाँ किसी की नज़र ना पहुँचे। यह बात सुनकर योगेश जो होता है सैनी की बात में आ जाता है। फिर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इधर पूरे रास्ते पर चक्कर मारता रहता है, लेकिन कहीं पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि लोगों का वहां पर भी आना जाना होता है, जिसकी वजह से इधर योगेश काफ़ी ज़्यादा परेशान जब हो जाता है। खुद सैनी और वीरपाल कहने लग जाता कि चलो जब पूरी तरह से रात का सन्नाटा हो जाएगा तो ले जाएंगे बॉडी को कहीं ना कहीं तौर ठिकाने से दम कर देंगे। चलो इस वक्त हमारे गाँव चलो। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद जो होता है योगेश बिना टाइम गंवाए इधर वीरपाल और सैनी के गांव अमरपुर काशी गांव के लिए निकल पड़ता है। और जैसे घर पहुंचता, घर पहुंचने के बाद अपनी जो कार होता है जिसमें डेड बॉडी रखा होता है वहीं खड़ी कर देता है। खड़ने के बाद सैनी के घर में घुस जाता है। वहीं बैठे बैठे तीनों फिर अब उसी प्लान को बदल सा देते हैं। सैनी कह देता है कि अगर नरेंद्र के बॉडी को कहीं भी ठिकाने लगाओगे तो ज़रूर पुलिस के सामने बॉडी तो आ ही जाएगा और हमारा जो यह बड़ी षड्यंत्र वाला जो अंजाम है पुलिस के सामने आ ही जाएगा। यह बात जब सुनता है योगेश कहने लग जाता, आखिर बताओ डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाएं। सैनी भी कह देता कि हमारे घर के सामने एक कुआं है जो सूखा है, उसी कुएं में ले चलकर नरेंद्र को बॉडी को डंप कर देंगे, उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। यह बात जब सुनता है योगेश तुरंत बात मानता है और जब गांव में देखता पूरी तरह सन्नाटा हो चुका है तो ले जाता, रात में उसी डिग्गी में से निकालता, नरेंद्र की बॉडी ले जाकर उसी कुएं में डंप कर देता है और उसी के ऊपर काफ़ी सारे झाड़ियाँ भी डाल देता है। लेकिन जब दूसरे दिन का वक्त होता है, दूसरे दिन योगेश खुद होता है अपने एक सहयोगी से एक ट्रॉली मिट्टी मंगवाता और ले जाकर उसी कुएं में डंप करवा देता है। पूरी तरह से जब चारों को यकीन हो जाता कि हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चल पड़ेगी, दूसरे दिन जो होता है इधर योगेश अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़ता, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और रूबी अपने घर पहुंच जाती है। चारों मिलकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने लग जाती है। लेकिन घटना से जैसे ही 1 महीने का वक्त बीतने वाला होता है तो ठीक इधर 22 अक्टूबर साल 2019 को ही पुलिस के हथकंडे चारों के चारों चढ़ जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी थर्रास है। पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए यूपी पुलिस सिपाही इधर योगेश और साथ में रूबी अग्रवाल और साथ में वीरपाल और साथ में सैनी चारों को अपने कस्टडी में लेकर वहाँ के ही कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में चारों को ऊपर धारा 302 और 334 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।